हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी हैं और अजीब भी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी अजीब सी घटना घटी हो जो आप हम सब से शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लगे, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। खैर, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी तो मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। अंधेरों में अंधेरों में ये पहली घटना मुझको पल्लवी वर्मा जी ने भेजी है, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। पल्लवी जी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की रहने वाली है। और अब आगे की घटना मैं आपको पल्लवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पल्लवी है। जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मेरी उम्र करीब 16 साल की थी। ये घटना मेरे साथ 2012 में घटी थी। मैं 2012 से पहले कभी भी गांव नहीं गई थी। ये मेरा पहली बार था जब मैं 2012 में अपने दोस्त के गांव गई थी। दरअसल उसकी बहन की शादी थी और उसने मुझे बुलाया था। उसकी बहन की शादी उसके गांव से ही हो रही थी। उसका गांव काफ़ी ज़्यादा पुराना था। दरअसल शादी पहले ही हो गई थी, लेकिन उनको अपनी कुल देवी के मंदिर में दोबारा शादी करनी थी, क्योंकि लड़के और लड़की में कोई दोष था। उनके पंडित जी ने बताया कि कुल देवी के सामने दोबारा शादी करने से उन दोनों के ऊपर से दोष हट जाएगा, तो एक तरह से उनको दोबारा शादी करनी पड़ी। उनके परिवार में ज़्यादा लोग शादी के लिए नहीं गए थे। लड़के और लड़की के माता पिता, एक दो लोग और, मेरी दोस्त और मैं। मेरी दोस्त का नाम शिवानगी था। जब मैं शिवानगी के गांव पहली बार गई तो मैंने वो सब चीज़ें देखी जो शायद मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी, कि गाय के गोबर से फर्श को लीपना, या कैसे लोग गाय का दूध निकालते हैं और किस तरह गन्ने से लोग गुड़ बना देते हैं। काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिली जो शायद शहर में हमको जल्दी देखने को नहीं मिलती थी। जब मैं गांव के अंदर गई तो सारे लोग मुझे ही देख रहे थे, क्योंकि मैंने थोड़ा शहरी टाइप के कपड़े पहने हुए थे, जैसे जीन्स। शिवानगी ने नॉर्मल कुर्ती पहनी हुई थी, तो लोगों का ध्यान उस पर कम जा रहा था। शायद उस पूरे गांव में मैं ही सबसे अलग दिख रही थी। खैर, जब मैं उसके घर पर पहुंची तो वहां पर उसकी दादी थी। उन्होंने मुझसे बोला कि जब मैं गांव से बाहर निकलूं या कहीं भी घूमने जाऊं तो मैं अपने बालों को ढक लूं और बाल खुले लेके कहीं भी ना जाऊं। मैंने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिस दिन हम लोग पहुंचे, उनकी शादी का फंक्शन उसी रात में ही था, क्योंकि उसी रात में ही शुभ मुहूर्त भी था। कुल देवी की पूजा हो जाने के बाद मैंने शिवानगी से बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है। उस वक्त उसके गांव में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने मुझे बोला कि हमें शायद खेतों में ही जाना पड़ेगा। मैंने इस बात पे पहले ध्यान ही नहीं दिया था। उस वक्त मेरी उम्र करीब 12 साल की थी। मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं हर चीज़ पे जिद किया करती थी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो फिर मैं शिवानगी के साथ खेतों में चली गई। मैंने दादी की बात पर ध्यान नहीं दिया था। मैं अपने बालों को खुले लेके गई थी। जब मैं उसके खेतों के पास पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। मैं अपने साथ टॉर्च लेकर आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने शिवानगी से बोला कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर यहाँ पे सही नहीं लग रहा है तो हम कहीं और चलते हैं। शिवानगी मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे थी। मैं उससे लगातार बात करे जा रही थी कि फंक्शन ठीक ठाक निपट गया, अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। वो भी मेरे सवालों का जवाब दे रही थी। कुछ देर तक हम लोग चल ही रहे थे। शिवानगी ने टॉर्च हाथ में पकड़ा हुआ था और वो आगे की तरफ देख के चल रही थी और मैं उसके पीछे थी। कुछ देर तक हम लोग ऐसे ही चुपचाप चलते रहे। फिर मैं शिवानगी से पूछ रही थी कि हम घर वापस कब जाएंगे। फिर उसने मेरे सवालों का जवाब देना बंद कर दिया और आगे की तरफ बस चुपचाप चले जा रही थी। मैंने दोबारा उससे पूछा कि शिवानगी, हम घर कब जाएंगे। उसने फिर मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि उस वक्त वो इलाका काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। हालांकि हम घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन फिर भी उसने जब मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मुझे अजीब तो लगा। मैंने उससे दोबारा पूछा कि शिवानगी, तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तभी उसने मुझसे बोला, अरे हाँ, दे तो रही हूँ, क्या हुआ बताओ। लेकिन जब उसने यह जवाब दिया तो मैं चौंक गई।
क्योंकि वो आवाज़ मेरे पीछे से आई थी। वो शिवांगी की आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनते ही मैं एकदम चौंक गई। मैं जैसे ही पीछे घूमी मैंने देखा कि शिवांगी मेरे पीछे चल रही है और मुझे देख के बोलने लगी, क्या हो गया? मैं जवाब दे तो रही हूँ, हम लोग परसों चलेंगे। जब वो ये चीज़ बोल रही थी तो मैं बस उसको घूर के देख रही थी। उसने मुझसे दोबारा पूछा कि अरे तुम्हें क्या हो गया है? मैंने बोला ना कि हम लोग परसों चलेंगे। मैं बस कुछ देर तक शॉक्ड हो गई थी। मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे। उसने फिर मेरे हाथों को पकड़ा और मुझसे दोबारा पूछा, पल्लवी तुमको क्या हो गया है? जैसे शिवांगी ने मेरा हाथ पकड़ा मैं दोबारा पीछे की तरफ घूमी और वहां पर वो नहीं थी। और कुछ देर तक मैं एकदम शांत थी। मैं अपने आप को समझा ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। शिवांगी भी मुझे देख रही थी। वही मुझसे लगातार पूछ रही थी कि तुम ठीक हो क्या? वो टॉर्च जो शिवांगी ने पकड़ा हुआ था जब वो आगे की तरफ थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी। शिवांगी ने मुझसे पूछा कि तुमने टॉर्च जमीन पर क्यों गिरा दी है? मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। मैं एकदम शांत थी। उसके ये पूछने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने कहा कि शिवांगी तुम अभी मेरे आगे चल रही थी। उसने कहा, तुम पागल हो क्या? मैं काफी देर से तुम्हारे पीछे ही चल रही हूँ और तुम जो भी पूछ रही हो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। कुछ देर पहले तुम मुझसे लगातार सवाल पूछती रही और मैं लगातार तुम्हें जवाब भी देती जा रही थी, लेकिन तुम मेरी बात सुनी नहीं रही थी। जब उसने ये बात मुझको बताई तो मैंने नहीं सोचा कि मैं इस बारे में उससे बहस करूं। मैं फिर चुपचाप वापस चलने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं शिवांगी से लगातार बोल रही थी कि जल्दी चलो बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे चेहरे से अपने आप पसीना निकल रहा था। मेरे पीछे पीछे वो दोबारा चल रही थी। मैंने उससे दोबारा बोला कि बहन जल्दी चलो। इस बार वो एकदम शांत थी। उसने कुछ भी नहीं बोला। मैंने फिर उसका हाथ पकड़ा और आगे की तरफ खींचने लगी। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसके चेहरे की तरफ मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। आगे की तरफ चलते हुए मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने हाथों को एकदम टाइट कर लिया और एकदम शांत स्थिर खड़ी हो गई। मैंने उसे खींचने की कोशिश की लेकिन वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर एकदम पत्थर का हो गया है। मैंने फिर दोबारा उसकी तरफ देखा और मैंने बोला, शिवानी तुमको क्या हो गया है? घर जल्दी चलो। उसने अपने सर को नीचे करके रखा हुआ था। मैं फिर उसे दोबारा खींचने लगी और उसने अपना सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई थी और वो मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी और मैंने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। उसने तभी मेरे हाथ को पकड़ लिया और उसको कस के दबाने लगी। उसकी आंखें देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं तभी उसके हाथ को अपने हाथ से छुड़ाने लगी लेकिन वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर रोने लगी। मेरी हार्ट बीट एकदम बढ़ गई थी। चेहरे से पसीना आ रहा था। हाथ पैर एकदम जम गए थे। कुछ देर बाद मैं वहीं पर ही बेहोश हो गई और मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने दोबारा शिवांगी थी। वो मेरे चेहरे पर पानी मार रही थी और मुझको उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं जब होश में आई तो मैंने देखा कि वो मेरे सामने ही बैठी हुई है और उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं दोबारा चिल्लाने लगी। तभी उसने मुझसे बोला कि आखिर मुझे क्या हो गया है। मैंने उसे बोला कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम वो नहीं थी जो अभी हो। मैं जब उसको ये सब बातें समझा रही थी तो मेरी ज़बान अपने आप लड़खड़ा रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे धीरे धीरे बुखार चढ़ रहा था। शिवानी ने मेरे हाथ को दोबारा पकड़ा और मुझे घर ले जाने लगी, लेकिन मैं बार बार उसका हाथ छुड़ा रही थी क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो मेरे इस अजीब से बर्ताव को देख रही थी। मैं उसके चेहरे को देख के ये पता लगा सकती थी कि उसको मेरे ऊपर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो तब भी मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी। जब वो मुझे घर पर लेकर आई तो फिर मैंने दादी को देखा और उसके परिवार वालों को देखा। उन सबने मेरे चेहरे को देखा। वो लोग मेरे चेहरे को देख के बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। मुझे उन सबके चेहरे को देख के डर लग रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है, मुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा था। फिर वहां पर मैं दादी के पास जाके बैठी। दादी को झाड़ फूंक आता था। उन्होंने मेरी नजर उतारी। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और मन में ही कुछ बुदबुदाने लगी और उसके बाद मेरे पूरे शरीर पर ऊपर से लेकर नीचे तक फूंका और इसी चीज को वो करीबन 11 बार करती रही। वो जितनी बार मेरे ऊपर मंत्र बोल के फूंक रही थी उतनी बार उनको उबासी आ रही थी और जब वो मेरे साथ ये कर रही थी तो मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। मुझे गुस्सा भी आ रही थी और मुझे सबके चेहरे बहुत अजीब अजीब दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा
कि मेरे सर का दर्द एकदम खत्म हो गया है और सब कुछ एकदम हल्का हल्का लगने लगा। जैसे ही दादी ने 11वीं बार मेरे ऊपर से झाड़ फूंक की, उन्होंने तुरंत मुझे अपने बाल बांधने को बोला। मैंने तुरंत अपने बाल बांधे। उसके बाद मैंने दादी से पूछा कि आखिर मुझे हुआ क्या था, मुझे ये सब क्या दिख रहा था। तब दादी ने मुझको बताया कि रात में अक्सर भूत प्रेत चुड़ैलें ये सब घूमा करती हैं। कोई काली शक्ति हवा लड़कियों के खुले बालों को देख के उनके पीछे लग जाती है। हो सकता है ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ हो और तुम्हें यहाँ पर नजर भी लग गई है। तुम्हारे ऊपर कोई आत्मा हावी हो गई थी जो कि तुम्हें अजीब अजीब दृश्य दिखा रही थी। अगर सही वक्त पर तुम्हारा झाड़ फूंक या इलाज ना हुआ होता तो हो सकता था कि आगे चल के तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती और तुमको और भी कई विचित्र चीज़ें और अजीब अजीब चीज़ दिखाई देती। ये तो बस शुरुआत थी। समय रहते तुम्हारा इलाज हो गया। अब तुम यहाँ पर ज़्यादा दिन मत रुकना, हो सके तो तुम कल ही यहाँ से निकल जाओ। जब दादी ने मुझको ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अगले दिन सुबह शिवानी के साथ बाराबंकी चली आई और मैंने मम्मी को भी इस घटना के बारे में बताया। मम्मी को जब मैंने इस घटना के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उन्होंने फिर अपने जान पहचान में किसी पंडित जी से कोई तावीज़ मेरे हाथों पर बांध दी और उन्होंने कहा कि अपने इस तावीज़ को कभी ना उतारो। मुझे नज़र लग गई थी या मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरी जान बच गई, वरना मेरे साथ और भी कुछ खराब हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर के द्वारा भेजी गई एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको शाश्वत यादव जी ने कानपुर से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको शाश्वत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम शाश्वत है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे दोस्त के साथ 2017 में घटी थी। मेरे दोस्त का नाम अमित था। अमित अपने गांव गया हुआ था। उसका गांव कानपुर के एकदम आउटर में पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा कोने में है। मुझे उसके गांव का नाम तो याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब उसके साथ ये घटना घटी तो उसका गांव काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं था। हालांकि अब उसका गांव काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अमित अपने गांव राशन लेने गया हुआ था। उस साल उसने बताया था कि उसके यहाँ फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। उसके घर वालों ने बोला कि वो गांव जाके गेहूं के बोरे उठा के ले आए। जब अमित के साथ ये घटना घटी तब उसकी उम्र 18 वर्ष की थी। ये घटना जो उसने मुझको बताई थी, मुझे अभी भी इस घटना पर विश्वास नहीं है। अमित और उसका एक दोस्त पापा की पुरानी वैगनार लेके गांव गया हुआ था। उसी वैगनार में वो अपना सारा राशन का सामान भर के गांव से शहर लाने वाला था। वो अक्सर उसी गाड़ी से जाता है। अमित अपने जिस दोस्त के साथ गया था उसका नाम आलोक था। वो दोनों लोग रात में अपने गांव पर पहुंचे और रात में वहीं पर रुके। अगले दिन खेत में जाके उन्होंने सारा सामान अपनी गाड़ी में ही रख लिया। वो सामान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। 4-5 बोरियां थीं, जिसमें चावल और गेहूं की बोरियां थीं। कुछ तेल का भी आइटम था। ये सारा सामान उसने अपनी गाड़ी में ही रख लिया। उसने और उसके दोस्त ने सोचा फिर रात में ही वो लोग निकल लेंगे। रात का सफ़र उन लोगों के लिए ज़्यादा सही रहता है। उनका गांव कानपुर से थोड़ा बीहड़ में पड़ता है। वो लोग जब वहाँ से निकल रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो गई, जिसकी वजह से अमित और उसके दोस्त आलोक को वहीं पर उतर के अपनी गाड़ी का टायर बदलना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने गाड़ी से स्टेपनी बाहर निकाली। लेकिन स्टेपनी डिग्गी के नीचे रखी हुई थी और डिग्गी के ऊपर सारी बोरियां रखी हुई थी। उन दोनों लोगों ने दोबारा एक एक करके सारी बोरियों को नीचे उतारा और उसके बाद गाड़ी की स्टेपनी निकाल के गाड़ी में लगाया और दोबारा पूरी मेहनत करके सारी बोरियों को अंदर रखा। ये पूरा काम करते हुए उन लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। अंधेरा और बढ़ता जा रहा था और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था। अमित के पिताजी का लगातार फ़ोन आ रहा था और वो उनसे पूछ रहे थे कि तुम लोग कहाँ पर पहुँचे। जहाँ पर उनकी गाड़ी खराब हुई थी वो एरिया थोड़ा बाग बगीचे का एरिया था। उसके आसपास ढेर सारे खेत, बड़े बड़े आम के और अन्य फलों के पेड़ और बांस की बड़ी बड़ी कोठियाँ थी। उसी के बीच से वो लोग गाड़ी निकाल कर ला रहे थे। आलोक ने अमित को मना किया था कि अंधेरे में हम किसी शॉर्टकट से नहीं चलते हैं, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अमित ने गाड़ी को एक शॉर्टकट से ले लिया। वहां पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था तो रोड पे बस वही दिखाई दे रहा था जहां तक अमित की गाड़ी से रोशनी जा रही थी। उसकी गाड़ी का एक लाइट भी खराब हो गया था। अचानक से एक ही साथ सारी चीज़ें कैसे हो रही थी अमित को और आलोक को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। कुछ दूर और आगे चलने के बाद अमित की गाड़ी के इंजन से अजीब सी आवाज़ आने लगी। उसने तुरंत अपनी गाड़ी को रोका और इंजन का बोनट खोल के चेक करने लगा। वहां सब कुछ नॉर्मल था।
आलोक ने अमित से पूछा कि आखिर हमारी गाड़ी में क्या हुआ है। अमित ने बताया कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। जो आवाज़ आ रही थी शायद हमारा वहम था। आलोक ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं जरा टॉयलेट करके आता हूँ। अमित ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। आलोक के जाने के बाद अमित दोबारा गाड़ी को चेक करने लगा और सब कुछ ठीक था। 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे। आलोक दोबारा अमित के पास आ गया। उसने कहा अभी तक तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं हुई क्या? अमित ने कहा नहीं, सब कुछ ठीक है, चलो अब चलते हैं। वो दोनों लोग तुरंत गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद अमित गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में चलाने लगा। अमित के पापा का फ़ोन आया। उन्होंने फिर अमित से दोबारा पूछा कि तुम लोग वहाँ से निकले या नहीं। अमित ने कहा हाँ, हम लोग निकल चुके हैं और अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप बार बार मुझे फ़ोन मत करिए। उन्होंने कहा ठीक है और उसके बाद अमित गाड़ी चलाने लगा। आलोक और अमित चुपचाप बैठे हुए थे। तभी अमित ने गाना बजाया। आलोक ने गाने को बंद कर दिया। उसने कहा कि मुझे गाने सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं है और वो गाड़ी में चुपचाप बैठा हुआ था। अमित लगातार गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद उसका दोबारा फ़ोन आने लगा। उसने फ़ोन नहीं देखा और फ़ोन को दोबारा काट के ड्रॉर में ही डाल दिया और लगातार गाड़ी चलाने लगा। अमित आलोक से पूछ रहा था कि आज हम लोग बहुत मुसीबत में फंस गए, जल्दी से हमें अपने घर पहुंचना पड़ेगा और गाड़ी को सर्विस पे देना पड़ेगा। अमित के इतने बोलने के बाद भी आलोक ने सिर्फ एक नॉर्मल सा जवाब दिया, हाँ ठीक है। करीबन 15 मिनट तक वो दोनों लोग शांति से बैठे हुए थे। अमित का फ़ोन लगातार आ रहा था। वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था और गुस्से में बोल रहा था, पापा को मैंने 50 बार बोला है फ़ोन ना करो, लेकिन ये तो बस फ़ोन ही करते रहते हैं। अरे भाई आ ही तो रहा हूँ, हवा में उड़ के आ जाऊँ क्या? क्यों आलोक, सही कह रहा हूँ ना? आलोक ने फिर इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर अमित ने दोबारा उससे पूछा कि तुम इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आलोक ने इसका जवाब दिया कि मेरी तबीयत एकदम ठीक है, तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। उसके बाद उन दोनों ने करीबन आधे घंटे तक बात नहीं की। अमित गाड़ी को काफ़ी धीमे चला रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी के इंजन में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। उसने सोचा कि गाड़ी को मैं तेज़ ना चलाऊं तो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद एक ढाबा आ गया। अमित ने आलोक से बोला कि आलोक, तुमको भूख लग रही है क्या? सामने ढाबा है, बताओ तो गाड़ी रोक के कुछ खाना खा लिया जाए। इस बात का भी जवाब आलोक ने नहीं दिया। तभी अमित आलोक के ऊपर चिल्लाने लगा कि तुम पागल हो गए हो क्या? क्या अजीब सी हरकतें कर रहे हो? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे भूख लग रही है, तुमको खाना है क्या? उसने फिर इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर अमित ने गुस्से में आलोक से बोला कि तुमको यहाँ पर बैठना है तो बैठो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अमित ने ढाबे के आगे अपनी गाड़ी लगाई, गुस्से में गाड़ी को बंद किया और अपना फ़ोन और पर्स लेके ढाबे की तरफ चला गया। ढाबे की तरफ जाते वक्त वो बार बार आलोक को देख रहा था, लेकिन इस बार उसने आलोक से कोई भी सवाल नहीं पूछा और ढाबे की तरफ चला गया। उसने अपने पर्स और फ़ोन को जेब में रख लिया और ढाबे पे ऑर्डर दिया। उसके बाद अपने हाथ धुल के वो टेबल पर जाकर बैठ गया। उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि आलोक इतनी अजीब सी हरकत क्यों कर रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसको ध्यान आया कि उसके फ़ोन पे लगातार ढेर सारे कॉल आ रहे थे। उसने अपना फ़ोन निकाला तो उसने देखा कि वो कॉल उसके पापा के नहीं बल्कि आलोक के थे। आलोक पिछले आधे घंटे से उसको लगातार फ़ोन कर रहा था। जब उसने आलोक की मिस कॉल देखी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। आलोक तो उसके बगल में ही बैठा हुआ था। तभी अमित को पता चल गया कि हो ना हो आलोक का फ़ोन कहीं पर छूट गया है और गांव से ही उसका फ़ोन लगातार आ रहा है। लेकिन आलोक के पास उसका फ़ोन गाड़ी में ही रखा हुआ था क्योंकि गाड़ी में ही आलोक के पापा का कई बार फ़ोन आ चुका था। अमित को लग रहा था कि आलोक को नहीं पता है कि उसका फ़ोन कहीं गिर गया है। शायद किसी को उसका फ़ोन पड़ा मिला हो और वो लगातार मुझे फ़ोन कर रहा हो। उसके बाद अमित भागते हुए कार पे गया ताकि वो आलोक को ये चीज़ बता सके, लेकिन आलोक कार में नहीं था। अमित उसको फिर चारों तरफ ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे नहीं मिला। वो फिर ढाबे वाले के पास गया और उसने उससे पूछा कि जो लड़का गाड़ी में बैठा हुआ था क्या आपने उसको देखा है? ढाबे वाले ने कहा कि मैंने किसी लड़के को नहीं देखा। तभी अमित के फ़ोन पे आलोक का दोबारा कॉल आने लगा। अमित ने तुरंत फ़ोन उठाया। अमित ने फ़ोन उठा के जैसे ही हेलो बोला, उधर से आलोक की चिल्लाने की आवाज़ आई। आलोक उसके ऊपर गुस्से से चिल्ला रहा था और उसको गालियां दे रहा था। आलोक उससे बोला था कि तू मुझे यहाँ पर छोड़ के क्यों चला गया है? मैं इतनी देर से यहाँ पर तेरा इंतजार कर रहा था और तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? अमित एकदम शांत हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अमित ने बोला, आलोक तू तो मेरे साथ बैठा हुआ था ना? आलोक कह रहा है, तू क्या पागल है?
मैं उसी जगह अभी भी हूँ जहाँ पर हमारी गाड़ी पंचर हुई थी। मैं रोड पर पैदल चलते हुए आ रहा हूँ। आलोक के ये बोलते ही अमित ने उससे दोबारा बोला कि तुम तो मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ के आए थे। आलोक ने उसको बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जब गाड़ी स्टार्ट की तो मैं पीछे से तुम्हें चिल्ला के बुला रहा था कि रुक जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर मैं लगातार तुमको कॉल मिला रहा था, तुमने मेरा कॉल भी नहीं उठाया। जब अमित ने ये सारी बातें सुनी तो उसको लग रहा था कि वो जो कुछ भी देख रहा है या उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बस एक सपना है। वो अपने दिमाग को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब जो भी हो रहा है ये बस उसका एक वहम है, लेकिन वो वहम नहीं था। उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और आधे किलोमीटर पीछे गया। उसने फिर देखा कि आलोक रोड पर चलते हुए आ रहा है। आलोक काफी ज्यादा गुस्से में था। अमित ने आलोक को सारी घटना बताई, लेकिन आलोक उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि अमित ने उससे कोई बहुत ही भद्दा मजाक किया है, लेकिन अमित ने उसे समझाया कि हमें इतना लेट हो रहा था, मैं तुमसे मजाक क्यों ही करूंगा। फिर वो लोग वहां से जल्दी घर आए। इस घटना के बारे में जब अमित ने मुझको बताया तो मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब ये घटना कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी अजीब घटना थी ये। मैंने आलोक से जब इस घटना के बारे में पूछा तो आलोक को भी यही लग रहा है कि अमित उससे झूठ बोल रहा था। खैर, इस घटना के बाद कुछ दिन तक मेरी अमित से बात हुई। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको मेरे सब्सक्राइबर मोहन जी के द्वारा भेजी गई एक घटना बताने वाला हूँ। ये घटना उन्हीं के साथ उनके चाचा के गांव में घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको मोहन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मोहन है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। 2007 की घटना है ये। मैं अपने चाचा के गांव में गया हुआ था। मेरे चाचा चाची मुझको बहुत मानते थे। मैंने अपना पूरा बचपन उनके यहाँ बिताया है। 15 साल की उम्र के बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गया, क्योंकि पढ़ाई के लिए चाचा और चाची ने मुझे बाहर भेज दिया था। अक्सर छुट्टियां होती हैं तो मैं घर आ जाया करता हूँ। मेरे चाचा चाची की कोई संतान नहीं थी, तो वो लोग मुझे बहुत मानते थे। हमारे घर से जस्ट जुड़ा हुआ एक घर और था, उसमें चाचा के दोस्त रहते थे। चाचा उनको भी बहुत मानते थे। वो चाचा के बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। दरअसल वो शराब बहुत पीते थे, जिसकी वजह से उनका लीवर खराब हो गया था। उनके अंत समय पे वो अपने घर पे ही रहते थे और घर की छत पे ही लेटे रहते थे। शाम को जब भी चाचा खाना खा के छत पर जाके लेटते थे और मैं उनके साथ लेटता था, तो चाचा और उनके दोस्त घंटों तक बात किया करते थे। चाचा अपने छत की दीवार पर बैठ जाते थे और चाचा अपने दोस्त से बात किया करते थे। उनके दोस्त का नाम गोपाल था। उन लोगों की बात की शुरुआत बस एक ही लाइन से होती थी, और बंधु खाना खाया कि नहीं। और उसके बाद फिर वो दोनों घंटों तक बात किया करते थे। मैं भी उनकी बातें सुनता था। वो लोग अक्सर अपने बचपन की बातें बताया करते थे और खूब हंसी मजाक होता था। मैं उनको भी गोपाल चाचा बोलता था। गोपाल चाचा भी मुझको बहुत मानते थे। फिर एक दिन आया जब गोपाल चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। पूरा घर मुझे मोहन कह के बुलाता था, लेकिन बस गोपाल चाचा ही थे जो मुझे मोहू कह के बुलाते थे। गोपाल चाचा के जाने के बाद चाचा काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगे, क्योंकि वो उनके बचपन के दोस्त थे। फिर उनके घर में सारी पूजा हुई, उनकी तिरई भी मनाई गई, और सारी जो भी पूजा होती है वो विधि पूर्वक किया गया। मैंने अंत समय में गोपाल चाचा को देखा था। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मुझे अभी भी उनका चेहरा साफ साफ नजर आता है। मैं अक्सर अपने चाचा के साथ छत पे सोता था और चाची नीचे सोती थी। उस वक्त रात के करीब 10 या 11 बज रहे थे। रात में ठंड थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए मैं अक्सर चादर लेकर सोता था। मैं और चाचा काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थे। तभी अचानक से गोपाल चाचा की तरफ से हमें एक आवाज़ सुनाई दी, मोहू खाना खाया। वो आवाज़ मुझे सुनाई दी, लेकिन मैंने पहले उसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं सपना देख रहा हूँ और मेरे कान मच रहे हैं। उसके बाद दोबारा वो आवाज़ आई, और बंधु खाना खा लिया। वो आवाज़ सुन के मैंने चद्दर के अंदर ही अपनी आँख खोली और कुछ देर के लिए मैं शांत था। जैसे ही वो आवाज़ आई, पता नहीं चाचा को क्या हुआ, उन्होंने भी जवाब दिया, हाँ बंधु मैंने खाना खाया। और फिर चाचा भी शांति से चुपचाप लेटे रहे। मैंने चद्दर के अंदर से अपना सर निकाल के देखा तो चाचा ने भी चद्दर ओढ़ी हुई थी। मैंने चुपचाप चाचा से बोला, चाचा आपको वो आवाज़ सुनाई दी क्या? चाचा ने भी अपना सर चद्दर से बाहर निकाला और मुझको देख रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ। वो आवाज़ गोपाल चाचा की थी, जो मैंने और मेरे चाचा ने साफ साफ सुनी थी।
मतलब ये हम दोनों का कोई वहम नहीं था। हम दोनों एक साथ उस दीवार की तरफ देखने लगे जिधर से हमें गोपाल चाचा की आवाज़ आई थी। उस दीवार के एकदम कोने में एक काली परछाई बैठी हुई थी और वो परछाई हूबहू गोपाल चाचा जैसी लग रही थी। उन्होंने चाचा से दोबारा सवाल पूछा, और बंधु, खाना खाया? और इस बार चाचा जी के गले से आवाज़ तक नहीं निकली। मैंने चाचा जी के हाथ को जोर से पकड़ लिया और दबाने लगा। मैंने दोबारा उनसे पूछा, चाचा, ये गोपाल चाचा है ना? मेरे चाचा जी कुछ भी नहीं बोले। वो बस आंखें फाड़ के उस परछाई को देख रहे थे। हम दोनों चुपचाप वहीं पर बैठे हुए थे। गोपाल चाचा की दोबारा आवाज़ आई कि तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? चाचा ने फिर डरते हुए बोला, हाँ, मैंने खाना खा लिया। उसने बोला, अच्छा। और फिर वो परछाई अपने छत की तरफ दोबारा चली गई। उसने उसके अलावा ना कोई सवाल पूछा, ना हमें किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाया। फिर मेरे चाचा ने थोड़ी हिम्मत की और वो उस दीवार के पास जाके दूसरी तरफ देखने लगे। वहां पर उनको कोई भी नहीं दिखा। मुझे डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैंने चाचा से कहा कि चाचा, हम दोनों नीचे चलते हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो गोपाल चाचा की आत्मा थी। चाचा ने कहा, ठीक है। उसके बाद हम दोनों नीचे चले गए। चाची ने हमसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, आधी रात में हम छत में से वापस नीचे क्यों लौट कर आ गए। फिर चाचा ने वो बात चाची को बताई। चाची को हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि यह हमारा वहम है। अगले दिन रात में हम फिर से छत पर सो रहे थे और इस बार चाची भी सो रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। मुझको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन चाचा सुबह के काम से काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और चाची भी, इसलिए वो दोनों लोग सो गए। मैंने चाचा के हाथ को खूब जोर से पकड़ा हुआ था और अपने तकिए के नीचे लोहे का चाकू भी रखा हुआ था। डर की वजह से मैं कांप रहा था। चाचा मुझे बार बार सोने के लिए कह रहे थे, लेकिन चाहते हुए भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने फिर किसी तरह भगवान का नाम लिया और आंखें बंद की। तभी दोबारा वो आवाज़ आई, बंधु, खाना खाया? वो आवाज़ सुन के चाची और चाचा दोनों की आंख खुल गई। वो दोनों उठकर बैठ गए और मैं भी उठकर बैठ गया। हम तीनों लोगों ने देखा कि दीवार के कोने में वही परछाई बैठी हुई है और वो गोपाल चाचा की परछाई थी। चाची उस परछाई को देख के डर गई और भगवान का नाम लेने लगी। चाचा ने भी उसे बोला कि हाँ, हमने खाना खाया, और वो परछाई चली गई। फिर उसी वक्त हम तीनों लोग घर के नीचे चले गए और जाके वहां पर सो गए। इस घटना के बारे में हमने किसी को भी नहीं बताया, गोपाल चाचा के परिवार वालों को भी नहीं। उस दिन के बाद से हम तीनों लोग घर के नीचे सोने लगे और चाचा को अक्सर रात में गोपाल चाचा की आवाज़ आने लगी, और बंधु, खाना खाया? और बंधु, खाना खाया? हर 5 मिनट में यही आवाज़ उनको सुनाई देती थी और जब तक चाचा उनके सवाल का जवाब ना दे दे, वो आवाज़ आती रहती थी। इस चीज़ का कोई भी उपाय हमें समझ में नहीं आ रहा था। चाचा ने कई पंडितों से भी बात की, लेकिन उनको इस चीज़ का कोई भी उपाय नहीं मिला। ये सब चीज़ें करीबन 1 महीने तक चलती रहीं और उसके बाद एक दिन ये आवाज़ आना बंद हो गई। सब कुछ एकदम शांत हो गया। गोपाल चाचा की वो आवाज़ फिर हमें कभी भी नहीं सुनाई दी। ये सब हमारे साथ क्यों हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता था। चाची और चाचा को लग रहा था कि शायद गोपाल चाचा की आत्मा को शांति नहीं मिली है, लेकिन उनके घर वालों ने शायद कोई काम कर दिया होगा जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन उस घटना के बाद से मैं और चाचा दोनों लोग छत पे सोना बंद कर दिए और उसके बाद मैं पुणे दोबारा चला गया। इस घटना को मैं, चाचा और चाची अक्सर याद किया करते हैं और इस घटना के बाद छत पे कोई भी नहीं सोता और छत का दरवाज़ा अक्सर बंद रहता है। हालांकि हमारी बताई हुई इस घटना पर कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन ये घटना एकदम सच थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर्स के द्वारा भेजी गई कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको घटनाएं पसंद आई होंगी। अगर आपको घटनाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। आप वैसे बहुत लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।